देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और लगातार हम आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपना यह खास शो लेकर आते हैं जहां बात होती है कि भाई आतंकियों का सफाया कैसे होगा। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकियों का कोई बॉर्डर भी नहीं होता। आतंकी कहीं भी हो, आतंकी हैं, हमारे देश के नंबर 1 दुश्मन हैं, हमारे नागरिकों के लिए खतरा है, हमें उन्हें मारने का हक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाताल शब्द का जिक्र किया है। मतलब अगर आतंकी जमीन के नीचे हैं तो वहीं मार गिराए जाएंगे और वहीं दफन भी कर दिए जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में यही हुआ, बालाकोट की स्ट्राइक में यही हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। नया हिंदुस्तान डोजियर कुरियर करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, डोज देगा और वो भी ऑन द स्पॉट। आतंक को लेकर भारत की पॉलिसी में एक नया शिफ्ट आया है। मिलिट्री विल हमेशा से थी, लेकिन इसमें पॉलिटिकल विल भी जुड़ गई है। अब सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान कितना शोर मचाएगा, कहां कहां अपना रोना रोने जाएगा। आतंकी को स्टेट एक्टर माना जाएगा या फिर नॉन स्टेट एक्टर माना जाएगा। अब सीधा सीधा है, जो आतंकी देश की सीमा में होंगे उनकी कब्र कहां बनेगी, जो पाकिस्तान में होंगे, पीओके में होंगे, उनका फातिया वहां पढ़ा जाएगा। अमेरिका जिस नियम से एबटाबाद में घुसा था, भारत भी उसी रूल बुक से भावलपुर में घुसेगा, पीओके में घुसेगा, लाहौर में घुसेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने कई ऐसे आतंकी मार गिराए जो 26/11 के गुनहगार थे, जिन्होंने बीते वक्त में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। अमित शाह ने संसद में बाकायदा उनके नाम, उनका कच्चा चिट्ठा पढ़कर सुनाए, लेकिन जो नाम हम सबको जुबानी याद हैं उनमें से कई अभी भी बचे हुए हैं, खुले घूम रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी, दाऊद इब्राहिम, इनका नंबर कब आएगा, कितना इंतजार और इनके पाताल लोक का पता लगाकर एक्शन कब होगा। और आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, तालियों से स्वागत करें उनका। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच, हमारे साथ एयर कॉमोडोर बहल साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नेवी से। लेकिन इन सबसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुने। उन्होंने कल वाराणसी में किस अंदाज में देश के दुश्मनों को चेतावनी दी थी। शिव का मतलब ही है कल्याण, लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। तो मोदी जी ने साफ कर दिया है, अब रुद्र रूप देखिएगा, कल्याण बहुत हो गया और अब पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। सदन में उससे पहले किस तरह के बयान दिए गए वो भी आपने सुना। अब फिर से 48 घंटे के अंदर अंदर ही मोदी जी ने बात को दोहराया। बहल साहब, क्या कुछ संकेत हैं, कुछ हिंट है कि कुछ बड़ा होने वाला है? आजादी के जश्न से पहले मौका मिलेगा कुछ बड़े नामों के निस्तनाबूद होने की खबर का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं आपको मोदी जी ने क्या कहा, पाताल में भी छुपेंगे तो वहां पे भी घुस के मारेंगे। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी बिल्कुल सही हैं। अब वो स्पेस में भी जाएंगे तो हमारे पायलट स्पेस में पहुंच चुके हैं, शुभांशु शुक्ला वो भी वहां पहुंच चुके हैं। अब तो हम उनको ना स्पेस में छोड़ेंगे ना पाताल में छोड़ेंगे, उन्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। ये जरूर है कि ये जो हमारे अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं, इनका मुखिया कौन है? इनका मुखिया सरंगना। इनके आतंकवादी नहीं, इनकी आर्मी के जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर या फिर जनरल आसिम मलिक। उनके मन में भी अब धीरे धीरे खौफ फैल रहा है। लेकिन ये आतंकी जो हैं, अभी आपने कल की घटना तो सुनी ही होगी, ये गए थे
रिजवान हनीफ, आप ये लश्कर तैयबा के रिक्रूटर हैं, बहुत क्लोज हैं ये कासूरी के। अभी पेनाज जी ने नाम लिया था ना आतंकवादी, इन्होंने कहा था हाफिज सईद का नाम लिया, उसके जो बहुत क्लोज हैं वो हैं कसूरी, उसके साथ जो बहुत काम करते हैं रिक्रूटमेंट में वो हैं हनीफ। वो जब गए, कहां पे गए, हमने अभी किया था ऑपरेशन महादेव, वहां हमने 3 आतंकी जिन्होंने पहलगांव अटैक किया था उनको मारा था, आप सबको पता है ना, तो उनको वहां मारा था। तो उस मारने के बाद उनमें से एक था जिसका नाम अफगानी था, हमजा अफगानी, उसके घर में जो गांव है वहां पे एक जो होती है ना शोक टाइप मीटिंग, जब आदमी कोई मर जाता है उसका कार्यक्रम करते हैं, तो वो कार्यक्रम कर रहे थे, वहां पे ये पहुंचा लश्कर तैयबा का रिक्रूटर, तो उसे वहां से धक्के मार मार के भगा भगा के निकाला उन्होंने। और क्यों निकाला उसे? क्योंकि आज पीओके नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई भी ऐसे आतंकी एलिमेंट आए, उनके बच्चे आपके जैसे पढ़े, देश का नाम रोशन करे, ना कि आतंकवाद करें। तीसरी चीज आती है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अगर खुद पाकिस्तान उनको नहीं रोकता तो हम में घर में घुस के मसूद अजहर को भी मारेंगे, मारेंगे हाफिज सईद को, मारेंगे कसूरी को, मारेंगे हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स को भी, और ये होगा, ये आप देखेंगे। लेकिन हमने उनको समय दिया है, ये हमने ये क्लियरली कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जिससे हमारे देश को कोई नुकसान होता है तो हम अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हाफिज सईद में और आसिम मुनीर में, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम हर एक के ऊपर हिट करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें सिर्फ आतंकी हमले करने हैं या आतंकी ठिकानों पर हमले करने हैं, हम कहीं पे भी हमला करेंगे, हम हर जगह हमला करेंगे जहां उनकी दुखती नस है। हम नहीं छोड़ेंगे इन आतंकियों को, चाहे वो स्पेस में छुपे या चाहे वो पाताल में छुपे। कर्नल शैलेंद्र ने साफ कर दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अब तो यह भी कह दिया है कि कुछ भी हिमाकत की तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। ऑपरेशन सिंदूर में 21 पॉइंट जो है टेरर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से अभी निस्तनाबूद सारे नहीं हुए हैं, तो अब इनका नंबर कब आएगा? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप नंबर गिनने में लगी हुई हैं तो आप नंबर गिनते रहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने गिना था कि 80 जहाज आए थे, हम अपना काम कर कर आ गए, तुम जहाज ही गिनते रह गए। इस समय पाकिस्तान में जो ये फीलिंग चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जब आप बोलती हैं कि ये पाताल और रौद्र रूप, पाताल का मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा देश आज क्लैरिटी से बोल रहा है कि अगर हम किराना स्टोर तक जा सकते हैं, आपके वहां पर कुछ कर सकते हैं, तो अब आप सोच लीजिए पाताल में आपके पास और है क्या। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, मान लीजिए मेरी बात, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है एज अ फौज कि भाई आज के बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है। आज के बाद ये जो सामने बैठे हैं, ये यूथ बैठा है मेरे कंट्री का, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जब पाताल में ठोका जाए तो अब ये मत पूछना कि पाताल में मिला क्या क्या था, सवाल नहीं पूछना उस समय, सबूत नहीं मांगना है ना, कोई सवाल नहीं है। सवाल सीधा सीधा एक है, क्या मैंने जाकर वो 9 आतंकी कैंप ठोके या नहीं ठोके? पहली बात, क्या मैंने वो 11 एयरफील्ड ठोके या नहीं ठोके, रडार स्टेशन ठोका या नहीं ठोका, एयर डिफेंस ठोका या नहीं ठोका? यह है पाताल। आज के बाद आप देखेंगे इंडिया हर जगह पर ऐसे मारेगा जिसको आज के बाद मारना नहीं कहा जाएगा, ठोकना कहा जाएगा। पाकिस्तान को अच्छे से ठोका जाएगा। रौद्र रूप किसका होता है? 1 मिनट के लिए बताइए। मैं किसी कास्ट पर नहीं जा रहा, किसी रिलीजन पर नहीं जा रहा, बट यह जरूर हम मानते हैं कि महादेव का ही रौद्र रूप होता था। सीधी बात है, इसमें कोई गलत तो बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने वो भी नोटिस किया, लोगों ने कह दिया ये महादेव नाम दे दिया है। मैं आपको आज जिम्मेदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऑपरेशन अपने कंपनी और बटालियन लेवल का किसी से पूछकर नाम नहीं रखा। मैंने नाम रखा ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन सरस्वती, जब कोई अच्छा काम हो रहा था, पढ़ाने लिखाने से रिलेटेड हम कोई ऑपरेशन करते थे। इसी तरह हम रखते थे कि महादेव क्या है? बेसिकली महादेव आपको पता है क्या? महादेव उस पहाड़ी का नाम है जहां ये ऑपरेशन हुआ।
बड़ी सीधी सीधी बात है। अब आप बताइए, इस महादेव पहाड़ी का नाम आज से 50 साल पहले रखा गया, 60 साल पहले रखा गया, तो क्या यह सोच के रखा गया था कि पार्लियामेंट में जब सेशन होगा तो हम इसका ऑपरेशन नाम महादेव देंगे? मत आइए इन सारे झांसों में। ज्यादा बड़ी बात यह है, विश्वास करिए जो चीज सही दिख रही हो। अगर आपको लगता है आपके जहाज गिरे हैं, आप बता सकते हैं। मैं कहता हूं, कौन है ट्रंप ये बात बोलने वाला कि जहाज गिरे हैं या नहीं गिरे? अगर वो इतना हरीशचंद्र सत्यवादी है और जिसका लोगों के अंदर आस्था है, तो आप मुझे ये बता दीजिए उसने गलत क्या बोला? ये आप में से और मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि यस जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान के जहाज जरूर गिरे हैं। मना कौन कर रहा है? मैं भी कह रहा हूं कि गिरे हैं। ये जो सवाल निकालना कि हमारे उसमें से कितने गिरे हैं, आई थिंक यह हम लोग ज्यादती कर रहे हैं अपनी फौज के साथ, अपने देश के साथ, अपनी जमीर के साथ, अपनी इंसानियत के साथ। ये वो आपने बोला ना कि ये हमारे नंबर 1 दुश्मन है। इनका नंबर कब आएगा सर? आप शायद, मेरा कहने का मतलब था कि भाई ठीक है, 21 ठिकाने आइडेंटिफाई मोटे मोटे किए गए हैं, उनमें से 9 को तो नेस्तनाबूद कर दिया, 12 एयरफील्ड पे मैसेज दे दिया है, रावलपिंडी से लेकर कैराना हिल्स तक मैसेज दे दिया है। तो अब मसूद अजहर, हाफिज सईद, कसूरी, अब हमें भी चाहिए ना कि दिखे। मुझे लगता है कि इसकी डिमांड करने से पहले आप ये जरूर समझ लें कि ये सारी बातें मैं आपको बताकर नहीं करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में 9 थे, 21 थे, 23 थे, हमने एयरफील्ड क्यों ठोके, क्यों नहीं ठोके, ये सारी बातें उसके बाद आती हैं। मानिए मेरी बात, अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश को एड्रेस कर कर बोल रहा है, पाताल में भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। समथिंग बिग इज हैपनिंग, आप देखते जाइए, ये जरूर होगा। सिवात सर, सामरिक लिहाज से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जनता के बीच में नहीं रखी जाती हैं, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? जिस तरह से सरकार एक बार फिर से बहुत ही अग्रेसिवली और बहुत ही ओपनली, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा आने वाला है, जैसे शैलेंद्र ने कहा। देखो, एक बात तो मान के चलना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन जो सिंदूर था वो खत्म नहीं हुआ, उस पर पॉज लगा हुआ है। ये सच्चाई है कि आप कहेंगे कि इससे एक फर्क क्या पड़ता है। देखो, पहले मैं इसको यही बताता हूं इसका फर्क क्या पड़ता है। जब कभी कहते हो आप ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसका मतलब आप हाई अलर्ट हो, इसका मतलब पाकिस्तान भी हाई अलर्ट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी टूटने वाली है। 186 बिलियन डॉलर का उसका कर्जा है, उसके पास आज फॉरेन रिजर्व 14 बिलियन डॉलर है। एक साल का वो अपना क्या नाम है, एक महीने का वो इंपोर्ट नहीं देख सकता। उनकी जो फॉरेन करेंसी है 77% गिर गई एक साल के अंदर, आज करीब करीब 300 रुपए एक डॉलर के करीब है। उनकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल, वो बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है क्योंकि हालात खराब हैं। उनके जो इंपोर्ट है बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी वो लोग भाग गए हैं क्योंकि उनको लगता है लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें 62 बिलियन डॉलर चीन ने डाला है, वो बिल्कुल आपको 15% ही बना है, बाकी एक प्रकार से नकारा गया है। तो इस हालात के अंदर अगर उसको हाई अलर्ट होना है तो उसको एक हफ्ते के अंदर 15 मिलियन डॉलर देने हैं। इसके इतना तो पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं, पहले ही वो पाकिस्तान टूटने वाला है। ऊपर से आपने एक और डाल दिया कि 15 से 50 मिलियन डॉलर पर हफ्ता इनको खर्च करना पड़ेगा, तो कैसे खर्च करेंगे? तो एक तो ये मार है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक मार, और ये मार जो है ये मार फौज मार से भी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट आता है कि अब करेंगे तो हम करेंगे क्या? देखो, अब हमने ये सोच लिया है 4 चीजें कि भाई एक न्यू नॉर्मल है कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला भारत में होता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब इससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ने वाला है? पाकिस्तान डरेगा, वो ये कहेगा कि अगर कोई बड़ा हमला हो गया तो फिर भारत घुस के मारेगा। अब क्या किया भारत ने इन चार दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में? पहले दिन 9 आपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए। उसमें क्या क्या है आपके जो 3 आगे क्या करेंगे? जो कर दिया वो सबने देखा, उसकी सराहना भी की है और उसको सलाम भी किया है और पूरा देश उसके साथ भी खड़ा है। अब आगे की बात है कि जब मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि पाताल लोक में भी छिपे होंगे तब भी ढूंढ के मारूंगा, तो मेरी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि भाई ये हाफिज सईद जितने इतने जख्म दिए हैं, ये मसूद अजहर, ये सैयदुल्लाह, ये कब इनकी कब्र खुदेगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं इसी को आगे लेने वाला था। आपने ये कह रहे हो कि 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 उसकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड,
26 आतंकवादी मारे गए 2 साल में। कौन मार गया उनको? उनको भूत मार गया क्या? मालूम है नहीं मालूम है? तो ये जो 26 मारे गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसने मारे? हम नहीं कह रहे हमने मारे, पर ये भी आप क्वेश्चन मार्क है। अब आती है हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको क्यों नहीं मारा जा रहा? ये सच्चाई ये है कि इसको तो पाकिस्तान खुद मार देगा, क्योंकि उनके लिए लायबिलिटी बन रही है। वो उनको छुपाते चाह तो रहे हैं, मगर उनका समय दूर नहीं जब इनको भी मारा जाएगा। और मुझे लगता है चंद एक समय में हाफिज सईद, मसूद अजहर एक प्रकार हिस्ट्री होने वाले हैं। अब बिल्कुल ये दूसरा एक बड़ा अच्छी पॉइंट बताया। देखो सच्चाई क्या है, आप पाकिस्तान की हालात देखें। आप बात कर रहे हो हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं आज की तारीख में। वो लायबिलिटी है पाकिस्तान के, वो नहीं कर सकते कुछ भी। वो तो छुप छुप रहे हैं। बिल्ली की जो होता है ना एक बच्चुआ, वो घुस रहा है। अब हालात आप देखें हमने किया क्या है, क्या होगा पाकिस्तान में। जो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, उसके बाद बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ, उसके बाद सिंध के अंदर प्रॉब्लम है। इसके बाद आप देखो पंजाब के अंदर पानी की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हमने सिंध रिवर जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया पानी जान। कहने का मतलब यह पाकिस्तान के हालात तो देख लें, क्या वो लड़ने के काबिल है? क्या वो अगली बार ये जो बताया, आप सही बता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जहाज गिरे हैं, मगर वो किसके गिरे हैं? पाकिस्तान के गिरे हैं। पाकिस्तान के 6 जहाज नहीं, हम तो कहते हैं और भी गिरे। ये सच्चाई है। पाकिस्तान को जो मार पड़ी है इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी 3 चीजें हो गई हैं। एक तो उसके जो हथियार जो चीन के थे उनको कोई नहीं खरीद रहा, PR-15, HQ-9, HQ-15। सर आप ही की बात को कैप्टन कुमार के पास, श्याम कुमार के पास आगे लेके जाती हूँ कि ठीक है सर, पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, ठीक है, जहाज भी गिरा दिए, एयरफील्ड भी नष्ट कर दिए, इकोनॉमिकली भी उसको हमने कमजोर साबित कर दिया, पानी के लिए भी मोहताज कर दिया। भैया तो परफेक्ट टाइमिंग है ना, परफेक्ट टाइमिंग। दुश्मन कमजोर है, इससे पहले रिकूप करे, तोड़ दो कमर, आतंकियों को ढूंढो और मारो। धन्यवाद। जय हिंद, शरणवर्णा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको, दर्शकों को और इन युवाओं को विश्वास में लेना चाहता हूं। हमने लड़ाई शुरू की थी 71 वार में। सबसे पहले पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक किया था। हमारे रीजन्स कुछ और थे, हमारे रीजन्स इस पाकिस्तान पे थे, लेकिन शाम को 5:30 बजे हमारे 6 एयरफील्ड पे उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद से सारे अटैक्स हमने किए हैं, ये ध्यान रखिए आप। और सारे अटैक्स हमने हॉट परस्यूट के लिए किया है, अपनी जमीन को बचाने के लिए, ना कि उनकी जमीन पे कब्जा करने के लिए। या कारगिल हो या उसके बाद के जितने ऑपरेशन हो, या आप बालाकोट लो या सर्जिकल स्ट्राइक लो या अब ये पहलगांव, ये ध्यान रखिए इन क्रमबद्ध तरीकों से कि अब हमने अटैक किया है। इस पोस्चरिंग को समझिए, और ये काफी दिनों से चल रहा है। दूसरी बात, रौद्र रूप की बात कर रहे हैं हम। उसके पहले मैं आपको बताऊं, चिंगारी तो जलती रहनी चाहिए, तभी तो आग जिंदा रहेगी। तो ये चिंगारी की बातें हैं। हमारी पॉलिटिकल विल जब बात करती है तो वो चिंगारी जगा के रखती है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पहुंच दिया हुआ है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक शांति होती है और दूसरा युद्ध होता है। और ये जान के चलिए, पहलगांव के बाद का जो माहौल था और जो हमने किया, वो एक शांत युद्ध था। शांत युद्ध चलेगा अब, और ये बहुत डिफिकल्ट होगा। इसमें रोज की क्रमबद्ध जानकारी नहीं मिलेगी आपको कि किस दिन क्या हो रहा है। शांति से लड़ी जाएगी ये लड़ाई। और अगली बात करूं मैं, लड़ाई कैसे करते हैं। हमने रौद्र की बात की आपसे, शंकर से बंकर, शंकर से बंकर की चर्चा इस जगह पर हमने कई बार स्टूडियो में की है पिछले दौरान। और वही शंकर से बंकर, जब वो आदमपुर गए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो जो कैप लगाया था वहां भी त्रिशूल, वहां भी वेस्टर्न एयर कमांड का वो ध्वज लहरा रहे थे, वो मनोबल दे रहे थे अपने सैनिकों को। वो है शंकर का रौद्र रूप, जहां से आप आज हमारी पॉलिटिकल बिल बोल रही है। अगली बात करूं मैं, देखिए, युद्ध लड़ने के लिए शाम दाम दंड भेद, 4 मैं विश्वास में लेता हूं आपको। शाम दाम दंड भेद, शाम मतलब तुलना। भारत और पाकिस्तान की तुलना सब जानते हैं, इसीलिए कभी भी पाकिस्तान ने 71 के वार से हमारे ऊपर अटैक नहीं किया है। उसे कन्वेंशनली लगता है कि वो नहीं लड़ पाएगा। हम कर रहे हैं, और हम अटैक नहीं कर रहे। पहले तो अटैक करते थे, अब हम पनिशमेंट दे रहे हैं। पनिशमेंट का मतलब प्यूनिटिव मेजर्स, ITP, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। और पनिशमेंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, हम गुहार लगाते रहे, एग्जिबिट देते रहे, नहीं माने वो, तो हमने पनिशमेंट देना शुरू किया। मैडम ने अभी बात की, पिनाज जी ने इटावा बात की, और इजराइल की भी बात हम कर लें।
वो तरीके से अब हम पनिशमेंट दे रहे हैं, ये ध्यान रहे हमको। तो ये है शाम दाम इकोनॉमी। युद्ध रुका क्यों? युद्ध रुका क्यों? दाम के लिए रुका। इकोनॉमी चली जाती, दोनों कंट्री ये समझते हैं लड़ना आसान नहीं है, हम मारेंगे उनको अपने तरीके से, वो भी मैं बताता हूं। तीसरा दंड, मैंने बात कर दी पेनल्टी मेजर्स की, हमने दंड दिया 4 दिनों में उनको अच्छी तरह से दंड दिया। अटैक ना बोले हम इसको, शांति युद्ध है, हम दंड देते रहेंगे, सिविलाइज तरीके से दंड देते रहेंगे। मिलिट्री तो देती ही है, सोचिए मेरी बातें। और चौथी बात, भेद। अब भेद तो मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है, अंडा फूट रहा है, अपने आप सर कह रहे हैं मारे जाएंगे। बलूचिस्तान खबर खत्म होगा, सिंध अलग हो जाएगा। तो ये बात मान के चलिए, ये चारों कार्रवाई जारी है और इसलिए हम इस तरह से लड़ रहे हैं। और अदृश्य शक्ति अभी नेवी की तो आस्तीन के हमने हाथ ही नहीं खोले अभी, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए, तो लगातार आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। आप में से जो सवाल पूछना चाहे अपने सवाल तैयार कर लीजिए। उससे पहले मेरा बहल सर से एक सवाल है। सर ठीक है, हम ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हुए हैं, मालूम है, हम आतंकियों को पाताल लोक से भी ढूंढकर मारेंगे, ये भी मालूम है, लेकिन अब सवाल यह है कि भाई इसमें कितना लंबा प्रोसेस लगेगा। और पनिशमेंट की जो सर ने बात की, पनिशमेंट तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक में भी दी, एयर स्ट्राइक में भी दी, ऑपरेशन सिंदूर में भी दे दी है। पनिशमेंट से ये सुधरने वाला हुआ ऐसा लगता नहीं है, इसका परमानेंट इलाज करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पेनाज, इसका परमानेंट इलाज करना होगा। अगर आप देखें इनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं या भी मिनिस्टर्स हैं या फिर आतंकी लीडर्स जो हैं, वो क्या अपने भाषण में बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि भारत कभी भी अटैक करने वाला है और हो सकता है अगस्त के अंदर ही अटैक कर दे। उनको कैसे पता कि श्राद्ध सितंबर में शुरू हो रहे हैं? उन्हें कैसे पता कि श्राद्ध के महीने में हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और हो सकता है कि श्राद्ध का भी हिसाब यही पूरा करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो 2 पूछे हैं। एक, कब करेंगे हम, और दूसरा, कैसे करेंगे हम। देखिए, इसमें 2 तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो हम डिप्लोमेटिक कर ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हमारे डेलीगेशन सब जगह जा रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि हम मारेंगे, मारने के बाद बताएंगे, और बताएंगे के बाद हम पूरे विश्व को जागृत करेंगे कि देखो ये हमने किया है। और जैसे कि जनरल साहब भी बोल रहे थे वो कि 6 जहाज पाकिस्तान के गिरे, मैं थोड़ा इससे ऑफेंस लेता हूं, हमने जनरल साहब बहुत सारे गिराए हैं। और जैसे आप कह रहे थे, बोलने के लिए ट्रंप बोल रहा है 6 तो हमने एक दिन में गिराए हैं, एक दिन में गिराए, बहुत ही गिराए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात क्या आती है कि हमारे अंदर क्या वो कैपेबिलिटी है? पॉलिटिकल विल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सीधे और छाती तान के बोलते हैं कि या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, और जहां खून बहेगा वहां पानी नहीं बहेगा। और साथ में हमारी कैपेबिलिटी में काफी वृद्धि आ रही है। अगर आप देखिए, हमारे देश में आज हम 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, करेक्ट? $4 ट्रिलियन से ऊपर जा चुके हैं, हम जा चुके हैं कि नहीं? हमारी पॉवर्टी गिर के आज 5.25% तक गिर के पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की कितनी है? 40 से 44%। उनका एक्सटर्नल डेट, जो जनरल साहब बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहे थे कितना है, उनका एक्सटर्नल डेट $132 बिलियन तो है ही है, लेकिन 25-23 बिलियन इस साल देना है उनको, और $100 बिलियन 4 साल के अंदर देने हैं, और चीन को $30 बिलियन से ऊपर देना है। कहां से देंगे? वो कमर टूट चुकी है उनकी इकोनॉमी की। क्या वो अपने डिफेंस फोर्सेस को और मॉडर्नाइज कर सकते हैं उस तरीके से? नहीं कर सकते। आज बलूचिस्तान का क्या हाल है? बात हमने बलूचिस्तान की थी, मैं 2 लाइनें बलूचिस्तान के बारे में बोलना चाहता हूं। वहां पे 501 आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने, उन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी है। मीर यार बलूच जो उनका लीडर है, उसने आजादी घोषित कर दी है मई के अंदर ही। अब वो देख रहा है, रोज अटैक करता है। पाकिस्तान आर्मी के कोई भी रिट जो है वो उनके रूरल एरियाज में रन नहीं करती, सिर्फ रन करती है तो क्वेटा में और ग्वादर में। ग्वादर तो वो बेच चुके हैं चीनियों को। और साथ में चीन, जब अभी चीन गए थे आसिम मुनीर, वहां पे उनको डंडा पड़ा। आप हमारे अगेंस्ट, हमारे इंजीनियर्स के अगेंस्ट जो अटैक्स चल रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं पा रहे उनको? ये हालत हो गई आज पाकिस्तान की। सब जगह से वो मार खा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, 2 आतंकी सुसाइडल हमले,
13 और 16 सोल्जर्स मारे गए। आज वहां पे इतनी बुरे हाल हैं कि पाकिस्तान आर्मी 10 बार सोचती है कॉन्वॉय में भी जाने के। लेकिन बैल साहब, दुश्मन अपनी मौत मर जाए ना, मजा नहीं आता है, बदला लेना होता है। इसी को मैं बदला लेना होता है, तभी अपना जख्म का बदला नहीं लेंगे तो फिर सुकून नहीं मिलता। ये सही समय है जब पाकिस्तान अंदर से वीक है। हमें इस समय अपनी वो वाली कैपेबिलिटी डेवलप करनी है जो जल्दी से पाकिस्तान के पीओके में भी प्रॉब्लम क्रिएट करे और साथ साथ में उनके आतंकी संगठनों को ट्रैक करे, कोवर्ट अटैक्स भी करे। अगर आपको लगता है कि जो वहां पे आतंकी हमले होते हैं उनके आतंकी लीडर्स मारे जाते हैं, वो कहां से मर रहे हैं, और साथ में जो ओवर्ट प्रिपरेशन है अब हमको बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अब सही वक्त है लॉन्च करने का? पार्ट 1 तो खत्म हुआ नहीं। आप पार्ट 2 पर कैसे चली गई? लेकिन सर 2.0 कर लीजिए सर। नहीं, एक सेकंड। से इंडिया क्या सोच रही है? अगर अमेरिका खुल के आ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उस नजरिए से हम क्या सोच रहे हैं? ये देखो, सच्चाई है, अमेरिका एक ऐसा देश है वो अपना इंटरेस्ट देखना चाहता है, और ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान उसके लिए फ्रंट लाइन, पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान को क्या दिया उसने क्या दिया? पाकिस्तान और अमेरिका का कितना ट्रेड है? $8 बिलियन है। पर IMF से पैसे तो दिलवा देता है ना आतंकियों को पालने पोसने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आप सुनो मेरी बात आगे। वो क्या है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो ट्रेड बड़ा कम है, आज उसको लॉलीपॉप दे रहा है कि 3 लॉलीपॉप दिए हैं। तो एक तो कहता कि हम ऑयल आपका एक्सप्लोर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, दूसरी बात क्या, क्रिटिकल मटेरियल करेंगे, और तीसरा क्या कहता है कि उसका 20% उसने टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा अमेरिका, इसके अलावा कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं? अगर अमेरिका यह सोचता है कि भारत दब जाएगा, डर जाएगा, हम नहीं डरने वाले। उसने वो क्यों डराना चाहता? 2 बातें हैं, कितना हमारा और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत का आज अमेरिका है, $130 बिलियन है। $86 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं और $40 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब $47 बिलियन ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस है, ये याद रखो। इस पर ताली बजाओ। ये बहुत जरूरी है। ये एक अब अमेरिका ये चाहता है कि आप वहां पर हथियार खरीदें और जो ऑयल है वो खरीदें उससे, और ये $47 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस भारत की तरफ है उसको कम किया जाए। मगर वो क्या चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि रूस, जिससे हम अभी 40% ऑयल लेते हैं, और उसका जो बहुत डिस्काउंटेड रेट में रूबल में उसको बंद करे। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड अब सबको समझ में आ गए हैं। जब उसको उसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाना होता है तो एबटाबाद घुस जाएगा, वो सद्दाम हुसैन को भी मारेगा, वो तेल मिले, न्यूक्लियर बम मिले ना मिले, वो ईरान से भी पंगा मोल लेगा, वो गुड तालिबान बैड तालिबान भी बनाएगा। तो उसका जो मनाएगा वो बिग डैडी की तरह से करेगा। लेकिन अब हिंदुस्तान ने बता दिया है, हमने भी तो वही कर रहे हैं ना। हाँ, तो हमने बता दिया ना सर कि हम नहीं डरेंगे। ऑयल खत्म नहीं किया, हम हथियार नहीं ले रहे, हम F-35 नहीं ले रहे, हम सुखोई 57 लेंगे रूस का साइड। ये मैं ये कह रहा हूं, मेरा मतलब ये है पाकिस्तान अमेरिका और इसीलिए ट्रंप नाराज है सर। ट्रंप को आदत नहीं है अमेरिकी प्रेसिडेंट को आंखों में आंखें डाल के कोई उनकी बात को मना कर सके, और इसीलिए वो जरा गुस्सा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कर सकते हैं आंखों में आंखें डाल के, और उन्होंने ये बोल दिया भारत वो करेगा जो भारत के हित में है। भारत ऑयल लेगा रूस से, भारत हथियार लेगा, और अमेरिका से हथियार अभी नहीं खरीदेगा। जी बिल्कुल। सर, एक सवाल मेरा है कि जैसे अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है डायरेक्ट, तो क्या चाइना उसका सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान का? और धन्यवाद, चाइना की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, दुश्मन को मारने के लिए सामने से मारना होता है और पर भी काटने होते हैं। लड़ाई सीधी नहीं होती। कॉबर्ट सारे ऑपरेशंस प्लस इंटरनेशनल, जो आप शायद इंतजार कर रहे हो एक वर्ड का, आपको ध्यान होगा 24 अप्रैल से लेकर 6 मई तक बहुत सारी बातें हुई। संस्कृति की बातें करते करते प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में वेब्स को, पूरे इंटरनेशनल संस्कृति की बात, दुनिया के यूथ आए हुए थे, उनके समय में उन्होंने कहा, बड़े आराम से कहा था, हंसते हंसते, समय कम है काम बहुत है। हंसते हंसते कहा था उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा था, यही समय है, सही समय है। कोई उनकी बातों को समझ नहीं पाया था। आपको इंतजार करना होगा कब वो फिर बातें किस फोरम में कहां बोली जाती हैं। यही समय है, सही समय है, इसको इंतजार करिए। ये बातें आप सुनिए। दूसरी बात, ठीक है सर, आप भी, दूसरी बात मैं हमारा करता हूं, पूरा पैनल यही कह रहा है, चाइना की बात करता हूं। जी। पर काटना जरूरी है। देखिए, टर्की आया, उसमें कई लोगों ने सपोर्ट किया, कई लोगों ने, चाइना ने मदद की डायरेक्ट उसको,
मिलिट्री एड दिया, फाइनेंशियल एड देते रहते हैं, मनोबल से खड़ा है, यूनाइटेड नेशन में खड़ा रहता है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत अब अपनी समय बना रहा है। हमने डेलीगेशंस भेजे हैं, हमने पर काटने की कोशिश की है। चाइना से भी हम लगातार अपनी नीति पर लगातार दबाव बढ़ाते रहते हैं। भारत के शिप्स आज देखिए, आपको मैं बताता हूं, भारत के शिप्स आज सिंगापुर से होते हुए फिलीपींस में हैं। हमारी ईस्टर्न फ्लीट वहां मौजूद है। हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आज जापान में है और प्रधानमंत्री इसके बाद जापान जा रहे हैं। हम मंगोलिया गए हैं, चाइना को घेरा है। हमने टर्की के बगल में जाके साइप्रस और उसके पहले हमने ग्रीस को पकड़ा है। हम ऐसे माहौल बना रहे हैं। हम सिर्फ यही नहीं लड़ेंगे। हमने आपको कहा साम दाम दंड भेद। आप ऐसी लड़ाई सिर्फ ना देखें, सिर्फ ऐसे ही ना देखें, लड़ाई को खोल के देखें, आयाम बढ़ाएं, तब पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगती है। मैं मिलिट्री में हूं जरूर, पर मैं अपने को सोल्जर डिप्लोमेट मानता हूं। मुझे मालूम है सिर्फ गोली से बातें नहीं चल सकती। आज फ्रेंडशिप डे है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे हमारे दर्शकों को और आप सबको। हम भारत के साथ फ्रेंडशिप की बातें करते हैं, हम सभ्यता से लड़ते हैं, हम मारेंगे, हमने दिखाया है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम, देखिए वो हमारे पानी के प्यासे बन गए हैं, क्योंकि हमने पानी रोका है। हम उनके खून के प्यासे हैं, लेकिन टेररिस्ट के सभी के नहीं। इसको ध्यान रखना है। दिक्कत तो यह है सर कि वहां की वर्दी में और टेरर में फर्क करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है बहल साहब, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी आती है, क्योंकि हाफिज, मसूद, कसूरी नाम बदलते जाएंगे, वहां की फौज तो नए नौजवानों को ट्रेन कर देगी। पैसे हैं नहीं वैसे भी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है पैनाज जी, पर एक चीन के बारे में बोलना चाहता हूं। बोलिए सर। आप सबको मालूम होगा कि चीन हमारा फर्स्ट या सेकंड ही ट्रेड में रहा है हमेशा से। 130 से 132 बिलियन डॉलर के बीच में ट्रेड है। 99 बिलियन डॉलर हमारा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो क्या करता वो? उसने अपना इंपोर्ट करना कम कर दिया है, इंपोर्ट करना कम कर दिया है और एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा है। साथ में उसने कौन सी चीजें हमको एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है? रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एकदम जरूरत है, स्टेल्थ जहाज के लिए जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए जरूरत है। यहां तक कि अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटर की जो इंडस्ट्री है 1 महीने के लिए नहीं बना रही ईवीज। आपको मालूम है? क्योंकि चीन ने बंद कर दिया है। साथ में चीन ने बंद किया है जो डाई अमोनिया फॉस्फेट, जो हाई यील्ड फर्टिलाइजर है, उसको बंद कर दिया। अब हमने सऊदी अरेबिया, हमारा देश भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया गया, मिडिल ईस्ट गया, वहां पे हमने उनके साथ मिलियंस ऑफ टन्स के समझौते कर लिए। चीन हमारे साथ दोगलापन हमेशा करता है। चीन का एम है अरुणाचल प्रदेश को लेना, जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वो क्लेम करता है। उसका नाम भी बदल दिया, साउथ तिब्बत कह के बहुत सारे नाम बना दिए सिटीज के। अब हमारे को जरूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या जरूरी है हम चीनी गुड्स खरीदें? सस्ते चीनी गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके बैटरीज, उनके टायर्स, उनके टॉयज, उनका मांझा जो हमारा ही गला काटता है, क्या उसको खरीदना जरूरी है? हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? स्वदेशी लीजिए, स्वदेशी। क्योंकि ट्रंप का जब से टैरिफ शुरू हुआ है, टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, अब हमें जरूरत है कि हमारे देश को अपना सामान लेना है, स्वदेशी लेना है। तो मेरे साथ प्रण करिए आप कि आप सिर्फ स्वदेशी लेंगे और देश के बाहर का सामान नहीं लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? ये प्रण लेंगे। तो एक अपना हाथ आगे बढ़ाइए और बोलिए, जब मैं बोले तो आप अपना नाम लीजिएगा, मेरा मत लीजिएगा। मैं डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल ये प्रण लेती हूं कि मैं आज से सिर्फ स्वदेशी गुड्स ही खरीदूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आता है दूसरा प्रश्न। नहीं सर, जरा इनका भी एक प्रश्न है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ जी, मेरा एक सवाल है सर। जैसे अभी यूथ की बात चल रही थी यहाँ पर, तो क्या इंडिया का यूथ इतना अवेयर है इंडिया चाइना पाकिस्तान के रिलेशन को लेके कि वो समझ सके कि आगे इंडिया को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान पे किस तरह हमला किया जाए, चाइना से किस तरह संबंध कम करे जाए? आपने ये जो सवाल पूछा है यही दिखाता है कि आप कितने अवेयर हैं, कितने कंसर्न्ड हैं। इससे बड़ी क्या बात है? किसको नहीं पता? ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, जब भारत से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, जब मैं आपकी उम्र में था हमें पता ही नहीं था ये सब। आज आपके पास एक ऐसी कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ रखी है, आपको हमसे ज्यादा पता है।
आप हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। बट मैं आपको यह बात बता दूं, जब आप लोग 2 लोग सवाल करते हो ना कि पाकिस्तान किसकी गोद में है, वो गोद में 10 बार था। टीआरएफ किसने बैन करी पिछले 15 दिन में? वो नहीं दिख रहा हमें। अरे भाई गोद में है, वेल दैट शोज कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाता, पहली बात। दूसरी बात, हमने आजकल दूसरों तरफ देखना बंद कर दिया है। आज भारत अपनी लकीर ऊपर ले जा रहा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक बात पता है, टेररिज्म मानवता के खिलाफ है, हमारी लकीर ऊपर है, हम मार के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। हमें मालूम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की अच्छी हो रखी है, आजकल हमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया है। हम अपनी इकोनॉमी देखेंगे, हम अपने गुड्स को खरीद कर दिखाएंगे कि हम कहां जा सकते हैं। आज की तारीख में आप एक बात बताइए, आप सबने वो तो देख लिया कि वो IMF का लोन मिल गया। मुझे आप एक बात बताइए, FATF में जो तैयारी चल रही है वो कौन करवा रहा है? सर वो ग्रे ही रह जाता है, ब्लैक पे नहीं पहुंच पाता। नहीं, तो देखिए वो ऐसा चक्कर ये है कि पाकिस्तान, चाइना, स्पेशली चाइना के लिए ना, वो आंखें जब ऐसे होती है तो उसे काला और वो दिखता नहीं है, उसे सिर्फ बीच में कुछ धुंधला सा नजर आता है, तो वहां वो काला होता है। एक चीज जो क्वेश्चन आपने पूछा था, मैं उसका भी आंसर करना चाहता हूं। वो क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में किसकी चलती है। आप सबको मालूम है क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की चलती है? पाकिस्तान में डीप स्टेट क्या है? पाकिस्तान की आर्मी, उनकी एस्टैब्लिशमेंट। आपको शायद पता ना हो, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है पाकिस्तान आर्मी। उनके पेट्रोल पंप्स हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, उनके ऑयल एंड गैस के इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग 2 लाख करोड़ की है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी डीलिंग है। वो अमीर हो रहे हैं, देश गरीब हो रहा है। वहां पे उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो कठपुतलियां हैं। कौन कठपुतलियों को घुमाता है? पाकिस्तान आर्मी के जनरल। और उनके मन में खौफ अब शुरू हो गया है, और उनके मन में खौफ और बढ़ेगा आने वाले समय में। आप देखिएगा, उनके मन में खौफ बढ़ेगा। अगली बारी ऑप सिंदूर का जो सेकंड पार्ट आएगा, तो हम इन जनरल्स को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि दो लाइन आतंक और आतंक के आका भी नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं बख्शे जाएंगे। चलिए, तो बड़ी स्टेटमेंट यहां पर बहल सर ने दी है। कल शैलेंद्र, अगर इसी बात को अब आगे फर्दर हम ले जाएं कि श्याम सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? 2 लाइन उनको कहना चाहता हूं। जी। जज्बा है तो बंदूकें उठानी होंगी, जज्बा है तो बंदूकें उठानी होंगी। बंदूक तो भारत दे देगा, तुम्हें चलानी होंगी। और उसे कैसे चलाते हैं ना, इसे कैसे चलाते हैं सर, हमारे इन्फेंट्री से हैं, वो ये बताएंगे। देखो, एक 3-4 चीजें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पाकिस्तान की बात होती है ना, आपको यह समझना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर क्या है। पाकिस्तान का साइज भारत से 1/7 है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भारत से 1/8 है। उसकी इकोनॉमी 11% है भारत की, मगर उसकी फौज 70% है। एक छोटा देश एक बड़ी फौज क्या कर रहा है? उनकी जो फौज को क्या करती है, वो उन्होंने एक अपने लोगों को मूर्ख बना रखा है। एक इमेजिनरी थ्रेट पैदा करते हैं कि अगर वो फौज छोटी हुई तो भारत हमको खा जाएगा, और इसी के कारण वो सारा पैसा फौज ले जाती है। आपको पता है कि 21% जो बजट है वो पाकिस्तान की फौज खाती है। वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और फौज में एक से एक अच्छा हथियार आता है। वो इसकी वजह यह है। और जो कह रहे थे फौजी फाउंडेशन, उनकी है $77 बिलियन का वो बिजनेस करते हैं। रियल एस्टेट से लेके बैंक, कोलगेट से लेके सीमेंट, सब कुछ बनाते हैं। एक गधा, बिल्कुल गधा भी एक्सपोर्ट गधा। और ये नहीं, एक गरीब देश, अमीर आर्मी। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और इसी के कारण पाकिस्तान नहीं बढ़ रहा। ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं पॉइंट आता है कि पाकिस्तान सुधरेगा कब, और क्या पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान चार टुकड़े। इसी सवाल को मैं आपके पास ही, आप ही ने बात छेड़ी है, तो इसी एक सवाल जो बार बार मन में आता है कि भाई सोल्यूशन क्या है। हमने डॉजियर देके देख लिया, हमने इंटरनेशनल कंसेंसस बना के देखने की कोशिश की कि भाई चलिए प्यार से बात करते हैं, मानिए सुधर जाइए, वो नहीं काम आया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर करने की नौबत आई, क्योंकि फिर उसने हम पे हमला किया, पहलगाम। तो वो सुधरेगा नहीं, और हर बार पाकिस्तान की आर्मी स्पॉन्सर्ड कर रही है, ट्रेन कर रही है, ये भी प्रूफ सामने आ जाते हैं। तो इस कॉकटेल को खत्म करें तो करें कैसे? देखो, एक ही तरीका है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के 4 हिस्से होने चाहिए,
और पाकिस्तान के जिस हिसाब से वो जा रहा है, एक खैबर पख्तूनख्वा, एक बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, इनके 4 टुकड़े होंगे। और उसकी वजह है आज एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रखी है। आपको पता है आतंकवादी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने सोचा था शायद उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, आज उन्हीं की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें पता था फोर्ट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, डूरन लाइन को नहीं मानता अफगानिस्तान, और पश्तून जो हैं वो एक प्रकार अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, सरिया लो। मुझे लगता है एक ही तरीका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो, और ये पीएजे और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलना चाहिए, और ये मुझे लगता है ये मिलके रहेगा, यही है। और एक और चीज है, हर कोई ये कहता ऐसा तो नहीं है वहां के आतंकी भी साथ साथ आ जाएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। देखो मैं ये सच्चाई कह रहा हूं कि हरदम ये सोचा जा रहा है यार पाकिस्तान के अंदर अगर सिविल वार हो गया, पाकिस्तान कमजोर होगा, आतंकवादी वहां पर एक प्रकार से हावी हो जाएंगे, न्यूक्लियर हथियारों का क्या होगा। ये आपको डर जो है ये गलत है। न्यूक्लियर हथियार इसके अमेरिका कंट्रोल करता है, इसके 4 हिस्से ही, जितना पाकिस्तान तो कैराना हिल्स का गेट लॉक करके हमने बता दिया कि न्यूक्लियर हथियारों से हमें कितना डर लगता है, वो ब्लफ तो हमने दुनिया के सामने ला दिया। कर्नल शैलेंद्र, अब एक बात सर की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कि ठीक है, अब आप ये बताइए कि एक सवाल एक आम आदमी के मन में भी बार बार उठता है कि भाई हम भी एक बड़े शक्तिशाली देश है, हमारी फोर्सेस भी मॉडर्न है, वेल इक्विप्ड हैं, और मेक इन इंडिया भी है, तो कितना टाइम क्यों लग रहा है? मतलब कहां पर कुछ लैक हो रहा है कि हम इन चेहरों को दशकों से देख रहे हैं लेकिन इसको निस्तेनाबूद नहीं कर पा रहे हैं? Why it is taking so long? आपका सवाल एक्चुअली वहां से स्टार्ट होता है। आपने कहा कि पीओके को अगर हम मिलाते हैं तो उनके टेररिस्ट भी हमारे पास आ जाएंगे। ये हर जगह पर ये बात सही पाई जाती है। आप एक बात बताइए, यूपी में आजकल गुंडागर्दी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यूपी का मालिक इस समय कुछ और कह रहा है। ये वही यूपी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अपने यहाँ का। यहां पर ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी आजकल बढ़ क्यों नहीं रही, कम क्यों हो रही है? इट इज द मास्टर। आपकी जो सरकार है, आपके देश का जो कल्चर है, और जो कल्चर आप 140 करोड़ लोग बनाते हो, वहां से बात शुरू होती है। आप एक बात बताइए, पहली बार ऐसा क्यों हो गया कि एक टेररिस्ट बंदे को पीओके में मार मार के भगाया गया और या भगा के मारा गया? क्यों? देयर इज अ चेंज। और ये चेंज कैसे आता है? पिछले 2 साल से 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पीओके में सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्लैग क्यों दिखता है, वो पाकिस्तानी फ्लैग क्यों नहीं दिखता? भाई कुछ तो रीजन होगा। देखिए, ये चेंजेस आपने लाने हैं, और ये चेंजेस के ऊपर आप सवाल ना करिए। ज्यादा बड़ी बात जो आपका एग्जैक्ट है कि टाइम क्यों लग रहा है, टाइम लगेगा। जो चीजें पिछले 40 साल से जम गई हैं, आज आप देख रहे हैं वो उठ रही हैं। मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो हम ऑपरेशंस करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ये मेरे टाइम में मैंने भी करे हैं, 94 में भी करे मैंने। लेकिन पता है उस समय ऑर्डर क्या होता था? ऑर्डर ये होता था कि ये डिक्लेयर नहीं होगा। पहली बात, अगर किसी वजह से, मेरे को बड़ी दुख है इस बात को बोलते हुए, कि अगर किसी वजह से आपका एक बंदा वहां जाते में गिर गया, मर गया, चोट आए, उसे वापस जरूर लाना है। क्यों? क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये ऑपरेशन हमने किया। ये जो क्रॉस बॉर्डर वाली बात आज आप देख रहे हो, आप खुल के बोल रहे हो, और आप ये 140 करोड़ लोग, ये जो अभी हम बोल रहे थे ना कि मोदी आंख से आंख दिखाएगा, मोदी आंख से आंख नहीं दिखाता। मोदी 140 पेयर ऑफ आंख से आंख दिखाता है, इसलिए उसकी आंख बड़ी है। ये आंख आपकी है, ये आपकी आंख है जो आज उसको ताकत देती है कि वो अपनी आंख को ज्यादा तेज बड़ा कर पा रहा है। आपने बोला, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बोलता हूं, ऑपरेशन सिंदूर हम खत्म भी तो कर सकते थे, हमने नहीं किया। तो टेररिस्ट भी तो नहीं खत्म हो रहे ना? टेररिस्ट भी नहीं खत्म हो रहे, तो जब तक काम पूरा नहीं करेंगे खत्म कैसे कर देंगे? नहीं, ये काम पूरा तभी होगा ना, जो सर ने बड़ा बताया कि पाकिस्तान जब तक यूनाइटेड रहेगा, जब तक पाकिस्तान आर्मी रहेगी, जब तक ISI रहेगी, मैं जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता सकता हूं, ये टेररिज्म जिंदा रखेगी। बिल्कुल ये रखेगी, क्योंकि पूरी आर्मी का वजूद इस टेररिज्म के ऊपर है। तोड़िए इसे। पाकिस्तान में जो करे, यस 4 हिस्से करो। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो आप बता रहे हो, एक बात मैं बता रहा हूं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन है 2 महीने से। और ये सच्चाई है, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। उनकी जो मेन नदी है नीलम नदी जो पीओके की, उसका मुंह मोड़ के उन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। और यही नहीं, जो मंगला डैम के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो पीओके में पैदा होती है, वो पहले पंजाब में जाती है और 7 गुना है। देखो, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो खुद मिलना चाहते हैं, वो देखते हैं कि भारत का जम्मू और कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। आज इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कों का जाल बिछ गया,
रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हो रहा है, हर एक आदमी को जॉब है। क्या वो ऐसे देश में रहना चाहेंगे जो टूटने के कगार में है, या वो देश से मिलना चाहेंगे जो देश उनका है और जो बहुत आगे प्रगति कर रहा है? तो ये सच्चाई है कि वो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में आवाज पीओजे कर गिलगित बाल्टिस्तान से आ रही है। ठीक है, यानी टेररिज्म को अगर खत्म करना है तो टेररिज्म का जो एकदम स्पॉन्सर्ड स्टेट है, जो उसको खाद पानी सब कुछ मुहैया कराता है पाकिस्तान, उसको नक्शे से खत्म होना होगा, उसको टुकड़े टुकड़े होना होगा। श्याम सर, अब क्योंकि एक्सपोजर सबका बच्चों का बहुत बढ़ गया है, सारी खबरें पहुंच जाती हैं, तो हर कोई कहता है भाई अगर उनके पास मुसाद है तो हम भी कौन सा कम है, वो अपनों को चुन चुन के मार रहे हैं तो हम ऐसे ऑपरेशंस क्यों नहीं कर देते, है ना? तो ये सवाल बार बार घूम कर आता है। अगर इनकी सबमरीन बाहर आ गई ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूं। अदृश्य शक्ति की बात करते हैं और मैं इसलिए भेद पर आके रुकता हूं। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, फिर से आपको वहां ले जाता हूं। साम दाम दंड और भेद। देखिए, क्या आप हमसे इस मुखातिब, अगर मैं हूं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या आप पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने के लिए आज अटैक करके 4 भाग में डिवाइड करना चाहोगे? तो शायद कई लोग इसके पर मतभेद करेंगे कि ये डायरेक्ट करना शायद पता ना हो कि विश्व का समुदाय इसके लिए हमें क्या कहे। हमने इस पाकिस्तान को एक जमीर के हिसाब से एक मुद्दे से अलग किया था। हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था, उन्होंने हम पर अटैक किया था। ये बड़ा मुद्दा बनता है। देखिए, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि टेररिज्म को कल सवेरे जाके खत्म कर दें, दर 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 दर। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, फिर मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, यह गंभीर बात है और गंभीर बात है और पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को समझते हैं। और हमारी सेनाएं बड़ी आराम से ट्रिगर टाइट करके रख के बड़ी मुश्किल से लड़े थे वो लोग, वो पायलट्स, वो हमारे नेवी के ऑफिसर जिनके एक बंधु को मारा गया था पहलगाम में, वो चुपचाप बैठे रहे। 100 से ज्यादा ब्रह्मोस बड़े बड़े मिसाइल लेके नहीं कर पाए क्योंकि हम सभ्यता के कारण रुके हुए थे। आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं एक वॉरशिप कैप्टन रहा हूं, मैं 5-10 ब्रह्मोस ऐसे फाड़ सकता हूं उनको एक कमांड पे, मेरे क्या क्या ना हो जाए। पर ये क्राफ्ट कैरियर की ऑपरेशंस देखी है मैंने। मुझे MiG-29 के रैमपेज भुज के ऊपर अटैक करते हुए दिख रहे थे यहीं से, लेकिन हमें राजनाथ सिंह को 10 बजे 7 तारीख को 10 बजे सवेरे मिशन में कहा गया था कि आप कश्मीर जाइए। 4 बजे ड्रोन अटैक शुरू हुआ, फिर बात शुरू हुई। आपको समझना चाहिए क्या कहा गया था। रिस्ट्रेन फॉर इवन आदमपुर क्यों गए, इतनी सारी विजिट्स क्यों हुई, सेना को भी रोकना पड़ा। हम चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल विल प्लस विश्व का जो रुख है, कई बातें हैं, सही समय है नहीं समय है, आपको समझना पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। भेद पर बात आती है, छोड़ दो ना थोड़े दिन जी, पर काटो ना, देखो ना क्या हो रहा है चारों तरफ से। अगर हमारे दिल में इतना हो। गुबार है, इतना गुस्सा है, तो फौजी जिसने वर्दी पहनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसका गुस्सा तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक सवाल आपका भी है जी। सर नमस्कार। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि अभी हमने एक प्रण लिया है कि हम सिर्फ स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे, और चाइना ने भी इंडिया में काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, इंपोर्ट कम कर दिया है। तो फिर हम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मतलब हमने प्रण लिया तो मतलब हमें भी जरूरत नहीं माल है, खरीदो नहीं, बिकेगा नहीं तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। बंद कर लेते हैं। 2-3 चीजें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो हमको बहुत जरूरी चाहिए, जैसे कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैंने बात की फर्टिलाइजर्स की, और भी ऐसे हैवी मशीनरी है, कुछ ऐसी चीजें जो हमको बहुत जरूरी चाहिए हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए या फार्मा के लिए। तो वो वाली चीजें हमें चाहिए चाइना से, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो तो उन्होंने बंद कर दिया। हमारी फार्मिंग को खत्म करना चाहते हैं और हमारे रेयर अर्थ के साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है उनको वो खत्म करना चाहते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं, जो एक्सपोर्ट हम आज यूएस को भी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा परसेंटेज है हमारी यूएस एक्सपोर्ट्स का। तो वो वाली चीजें जो हमको चाहिए वो तो हमें लें, जैसे चीन कर रहा है। लेकिन जो हमको नहीं चाहिए, टायर्स क्या चाहिए, क्या हमें बैटरीज चाहिए, क्या हमें जो टॉयज हैं वो चाहिए, क्या राखी वहां की चाहिए, राखी हम देश की क्यों नहीं ले लेते? तो वो वाली चीज मैं कह रहा हूं। और सबसे इसी में एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, और वो ये बोलना चाहूंगा कि ये समय है कैपेबिलिटी बिल्डिंग का। ये समय है कि हम अपना जो कोवर्ट ऑपरेशंस को तेज करते हुए, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को तेज करते हुए अपनी कैपेबिलिटी को ऐसे बनाए कि हम जब भी कभी ऑप सिंदूर का पार्ट 2 हो तो हम डिफरेंशिएट ना करें उनके जनरल्स के बीच में जो आका है एक्चुअली और उनके, क्योंकि आतंकवाद तभी खत्म होगा जब उनके जनरल्स मरेंगे और जनरल्स को पता चलेगा कि खौफ आएगा उनके अंदर कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो चाहे हम रिटायर भी हो जाए तो हम उन्हें छोड़ेंगे
नहीं। तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर। वक्त की कमी है, बस एक ही मिनट के लिए बोलूंगा। ये याद रखो कि बहुत आसान है कि ये कहना कि चीन से हम सामान बंद कर दें। इसके लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए अगले 10 साल लगेंगे। रॉ मटेरियल आपका स्लोली ग्रेजुअली प्रिपेयर करना होगा, वहां से आता धीरे धीरे, आपको ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बहुत छोटा सा 30 सेकंड का एक जवाब कि भाई अब हमने कहा है कि अगला हमला एक्ट ऑफ टेरर अगर होता है तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अब हम लोग उनका इंतजार करेंगे या फिर उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर चलते चलते बहुत सारों को निपटाता रहेगा? What your sense is? आप पाकिस्तान की मदद के लिए पूछ रही हैं, इंटेलिजेंस के लिए पूछ रही हैं, या मेरे जज्बे के लिए पूछ रही हैं? जज्बे के लिए बता दीजिए सर। मैं पाकिस्तान पर जब मारूंगा जब मेरी मर्जी होगी। बड़ी सीधी सीधी बात। मैं आपको सीधा और मैं ये भी कह देता हूं कि ये आप मेरे से सवाल नहीं, आज मैं इस यूथ से पूछता हूं कि हम कब मारेंगे। ये आवाज आपके पाकिस्तान तक जाएगी। मैं मारूंगा, मेरा देश मारेगा, मेरी आवाम मारेगी, और मैं बोलता हूं जय हिंद। नहीं यार, ये कौन सा जय हिंद हुआ? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, तो इसी उद्घोष के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ खत्म करते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और शानदार ऑडियंस का भी जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया आप सभी का।